हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी। मैं शिवा आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। पैरेलल में हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी चल रहा है और आप यहाँ पे इंग्लिश की भी क्लासेस जल्द ही रिसीव करने वाले हैं। तो बच्चों, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट की मटेरियल को, हर एक सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ है, मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको बता देना चाहूँगी, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो। हम यहाँ पे आपको अदर चैनल की तरह यहाँ पे आपको आधा अधूरा सिलेबस दे के छोड़ने वाले नहीं है। हम यहाँ पे आपको अपना पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप 11वीं क्लास में हो। जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेकंड हमारा चल रहा है और आने वाले हर एक चैप्टर को यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल की अगर मैं आपको एक खासियत बताना चाहूँ, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ, तो मेरा जो मोटिव रहता है, मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको आपकी जो एनसीईआरटी है, अभी आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही को लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन जब आप पढ़ोगे आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरा जो मोटिव है ना बच्चों पढ़ाने का, मेरा वो मोटिव यही है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, वो आपकी एनसीईआरटी बेस होगे और एनसीईआरटी को इस तरीके से आपको समझा दूंगी कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठो तो आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाए। हम यहाँ पे नोट्स प्लस एनसीईआरटी लेके चलेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको अपना पेन, कॉपी और साइड में एनसीईआरटी में जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसको खोल के बैठ जाना है। रीजन भी, नोट्स बनाएंगे, नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी फॉर्म में दे दिए हैं टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी तो टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा। आप भाई साहब बाबूजी इंसान हो, तो आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, टाइम को देखते हुए, ताकि हम कम टाइम में आपको ज़्यादा मटीरियल प्रोवाइड करा सके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पीपीटी ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए। तो मैं आपको पूरी पीपीटी समझा दूंगी, उसके साथ साथ हम पैरेलल में एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे। तो जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और जब हम आप नोट्स को देखते हैं, तो साथ में आप अपनी एनसीईआरटी को मार्किंग करते चलेंगे कि आप किस पॉइंट को किस जगह पे पढ़ते जा रहे हैं। एक बार मैं आपको इंश्योर कर देना चाहूंगी बच्चों, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या इन फ्यूचर आप नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर आप नीट की बात करते हो तो नीट आपका जो बायोलॉजी है 360 मार्क्स का वेटेज रखता है, और ये जो आपका 360 मार्क्स है ये आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं। मतलब कि अगर आप पिछले 4 से 5 7 साल के भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, तो जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपके असर्शन रीजन के, चाहे वो स्टेटमेंट है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग है, चाहे आप किसी भी टाइप के है, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठकर आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को समझ रहे हो, तो मैं नहीं मानती कि आप 360 में से 340 350 मार्क्स नहीं ला सकते, आराम से ला सकते हो, यहाँ तक कि 360 भी ला सकते हो। और उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जितना हो सके एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करें, और उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए आपकी हेल्प करने वाली हूँ मैं। मेरा काम यही है कि मैं आपको अपनी आपकी 11वीं और आपकी 12th की जो एनसीईआरटी है उसको वर्ड टू वर्ड आपको समझा सकूं। के लिए हमने यही मेथड यूज में लिया है कि हम नोट्स प्लस पैरेलल में एनसीईआरटी को लेते चलेंगे, और इसके अलावा आने वाले टाइम में हम एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, मैं आपको एनसीईआरटी के 11वीं और 12th दोनों वर्ड टू वर्ड विद एक्सप्लेनेशन आपको समझा दूंगी कि आपकी एनसीईआरटी आपको समझाना क्या चाह रही हो। और एक बार आपने इस तरीके से पढ़ लिया, ये नोट्स देख लिए, नोट्स के बाद फिर आपने अपनी एनसीईआरटी को लगा लिया, तो मैं नहीं मानती आपका एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। इट मीन सॉरी, आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को करते हुए स्टार्ट करते हैं अब अपने लेक्चर 7, जिसमें आज हम पढ़ने वाले किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आप इस मतलब कि इस लेक्चर में आप पहली बार आए हो, तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने क्या किया है,
आपकी क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर लिया। और अगर बच्चों आपने अभी तक उन लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो उन लेक्चर को भी अटेंड कर लीजिएगा। तो बच्चा पार्टी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 7, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। और साथ ही साथ अगर अभी तक भाई बच्चों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपको क्या क्या चीज नोट डाउन करनी है, क्या क्या याद रखनी है, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ। तो भाई बच्चों ये हमारा सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करनी है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख के ला चुकी हूँ। अब आप क्या करना है, सिर्फ आपको पहले समझना है, ठीक है। और समझने के बाद वीडियो को आप पॉज करके फिर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एनसीईआरटी आपको क्या क्या समझाने की कोशिश कर। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड किया गया है, इट इंक्लूड सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो बने तो आपके सिंगल सेल से, लेकिन सेल उनके कौन सी है, यूकैरियोट्स। तो सभी यूकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में इंक्लूड किए गए, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए ये बात होगी हमारी इस लाइन की। नेक्स्ट देखते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन, हाँ क्या बोल रहे हैं, अदर मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो गए, यहाँ पे आप लिख लेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। क्या होता है, कहने के मतलब क्या है आपका यहाँ पे कि जितने भी यूकैरियोट, देखो यूकैरियोट से आप क्या समझते हैं, यूकैरियोट का क्या मतलब होता है, वो सेल जिसके अंदर क्या पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो आपका क्या है, यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर हमने क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि पहले तो हमने बोलते हैं यूकैरियोट है, यूकैरियोट का मतलब क्या हो जाएगा, इनमें सब में क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगे, जितने भी आपके क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, सारे के सारे किस मानते हैं, कि सारे नहीं है लेकिन जितने भी आपके किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनेली आते हैं उनमें आपका न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। और आपके क्या है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिल जाएंगे इन ऑर्गेनेल के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। मतलब कि कुछ प्रोटिस्टा में आपको फ्लैजिला भी देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया भी होगा। फ्लैजिला और सीलिया की अगर हम दोनों की बात करें, ये क्या है, ये कुछ ऑर्गेनेली है जिन ऑर्गेनेली की हेल्प से जो सेल है वो क्या करती है, मूव करती है। जिनकी हेल्प से सेल क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजिला और सीलिया देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से प्रोटिस्ट क्या करते हैं, मूव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। इट मीन्स, अच्छा इट मीन्स कि जितने भी आपके प्रोटिस्ट है ये प्राइमरी, मतलब कि ज्यादातर आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे, पानी में देखने को मिलेंगे। इट मीन्स इनका जलीय जीवन होता है, ठीक है भाई अंग्रेजों। एक्वेटिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म पानी में देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पानी में ही देखने को मिलेंगे। इट मीन्स सारे मोस्ट ऑफ जो आपके प्रोटिस्ट है ये कैसे होंगे, एक्वेटिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ए लिंक विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी। प्रोटिस्ट किसके साथ लिंक करता है, ये किसके साथ लिंक करता है, ये प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी के साथ आपके क्या करता है, लिंक करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, आप इसके साथ में मिला के लिख लीजिए, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। रिप्रोडक्शन पता है आपको दो टाइप का होता है, पता है ना, रिप्रोडक्शन दो टाइप का, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब ये जो प्रोटिस्टा है, मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है उनमें आपको दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। प्रोटिस्ट एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइन आप नोट करके चलेंगे क्योंकि यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, पूछ लेते हैं भाई। चलिए जब अगर हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या किस तरीके से करते हैं, सेल फ्यूजन। मतलब कि क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेक्सुअली किस तरीके से करेंगे, सेल में फ्यूजन होगा जिससे फॉर्मेशन हो जाता है
जाइगोट का। तो यहाँ तक ये बात समझिए कि क्या बात बोल दी हमने, इंक्लूड किसको क्या है, सिंगल सेल मतलब कि एक सेल से मिलकर बने हुए सारे के सारे यूकैरियोट्स आते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी पाए जाएंगे। चलिए, सम हैव फ्लैजिला एंड सीलिया, मतलब कि कुछ प्रोटिस्टा के पास आपके फ्लैजिला सीलिया पाए जाते हैं और ज्यादातर जो प्रोटिस्टा है कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मतलब कि एक्वेटिक होते हैं, लिंक करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई के साथ। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों टाइप का देखने को मिलता है। आई होप आप बच्चे यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, और अगर आप यहाँ तक ये बात समझ चुके हैं, जो बात अभी तक मैंने आपको बताई है, अगर ये चीज आप समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सामने ही आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको हिट कर दीजिए। चलिए मूव करते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ से आप इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो हमने क्या बोला है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के पॉइंट बना लेंगे आप। प्रोटिस्टा डिवाइडेड इनटू, मतलब कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, क्या बोल रहे हैं, जो किंगडम आपका प्रोटिस्टा है उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है, कुछ आपके इन 5 कैटेगरी में। सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, क्राइसोफाइट्स, उसके बाद आ जाएगा डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड आपका आ जाएगा यूग्लिनोइड्स, नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्लाइमोल्ड्स और फिफ्थ आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनको नंबर वाइज ही याद कर लेना, CDESP। CDE मतलब कि एक तो आप यहाँ से C4 क्राइसोफाइट्स, C4 डायनोफ्लैजिलेट, C4 यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। यहाँ आपकी क्या हो जाते हैं, 5 कैटेगरी होगी किसकी, प्रोटिस्टा को। अब आपको क्या करना है, इन्हीं पांचों, ये जो आप हमने डिवाइड किया प्रोटिस्टा को, अब इनको हमें क्या करना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्या पढ़ना है, जैसे कि मान लो क्राइसोफाइट है, क्राइसोफाइट का हैबिट क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। फिर हम देन डायनोफ्लैजिलेट पढ़ेंगे, फिर यूग्लिनोइड पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे और प्रोटोजोन। चलिए, तो हमें यहाँ पे आपको क्या समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोटिस्टा को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इन 5 कैटेगरी को हमें क्या करना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चे पार्टी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले किसको, क्राइसोफाइट्स को। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे यहाँ पे, क्राइसोफाइट्स को, और इसी तरीके से हम सभी जितने भी आपकी कैटेगरी उनको एक एक लेके चलेंगे। अब आपके एनसीईआरटी क्राइसोफाइट्स के बारे में क्या बोलती है, ये चीज आपको मतलब कि आपके इंपोर्टेंट, मैंने क्या किया एनसीईआरटी से जो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अलग से लिख दिया। इनको आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में नोट करके चल देंगे और समझते हुए चलेंगे कि आपको समझाना क्या चाह रही है। अब देखते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी, क्या बोलती है कि जितने भी क्रायोफाइट्स है लिव इन फ्रेश एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब वाटर। क्या बोल रहे हैं कि जो क्रायोफाइट्स है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे और ये आपको मराइन वाटर में भी देखने को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मिक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो क्राइसोफाइट्स है ना, क्राइसोफाइट्स में हमने किसको इंक्लूड किया है, एक तो हमने इसमें इंक्लूड किया है डाइएटम्स को, दूसरा हमने इसमें किसको इंक्लूड किया है, गोल्डन एल्गी को, और गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड बोलते हैं। चलिए समझ चुके हो, नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी आपके क्राइसोफाइट्स होंगे ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक इट मींस ये बहुत ही आपके छोटे छोटे होंगे। माई कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इसके साथ साथ में फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये तैर रहे हैं भाई साहब, ये पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और तैर कैसे रहे, ये तैर रहे पैसिवली, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, ये आपकी क्या चल रही है, पानी की लहरें चल रही है, डायरेक्शन में आपकी क्या चल रही है, पानी की लहरें। तो अगर इस डायरेक्शन में पानी की लहरें चल रही है ना, तो पानी की लहरें, यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहा है, वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब क्या है कि जो पानी की लहरें उनके साथ साथ में क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जो आपका वाटर करंट है वो इस डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये जो आपके क्राइसोफाइट्स है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या इन्हें कि अपनी अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत होगी, नहीं, ये विदाउट एनर्जी को खर्च किए क्या करेंगे, मूव कर देंगे, किसके साथ में, पानी के साथ साथ में। तो जब क्या होता है कि मूवमेंट, या मान लो कुछ मूव कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म,
और उस मूवमेंट में उसकी किसी टाइप की एनर्जी यूज नहीं हो रही है, तो उस टाइप के मूव को हम क्या बोलते हैं, पैसिवली। मतलब कि पैसिवली का मतलब क्या हो गया कि काम तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी को यूज किए बिना, मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार की एटीपी यूज नहीं हो रही है। तो जब एटीपी यूज नहीं हो रही है, इसको हम बोल देंगे पैसिवली। तो यहाँ पे लाइन आपको क्या बोल रही है कि जो आपके क्राइसोफाइट्स है, माइक्रोस्कोपिक है, फ्लोट कर रहे हैं, पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे। कैसे तैर रहे, वाटर करंट के साथ साथ तैर रहे। तो जब वाटर करंट के साथ साथ तैर रहे, तो इनको किसी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ऐसे जो फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट के साथ, ऐसे क्राइसोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। नाम याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या है, क्राइसोफाइट्स ही है। लेकिन प्लैंकटन किस कंडीशन में बोलते हैं, जब ये आपके मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव कैसे कर रहे हैं, पैसिवली मूव कर रहे हैं वाटर करंट के साथ में। चलिए भाई, इतना समझ चुके हो। मूव देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक। इट मीन्स आपके जो क्रायोसोफाइट्स होता है, ये मोस्ट ऑफ कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक हो गए। इट मीन्स ये अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करके चलते हैं, मतलब कि खुद से अपने फूड को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर है। क्या क्या बात कर ली हमने, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाएंगे। इस ग्रुप में किसको इंक्लूड किया है, डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया है। और गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट के साथ पैसिवली मूव करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ जो आपके क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स है, कैसे होंगे, फोटो सिंथेटिक हो गए। 2 बार बता दिया है। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। और इतना समझाने भाई किसी के भी समझ में देखो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है यार। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। समझ चुके होंगे आप, आई होप आप यहाँ पे इस चीजों को समझते चल रहे होंगे। अब अभी हमने क्या बोला है कि हमने क्राइसोफाइट्स में किसको इंक्लूड किया था, अभी हमने यहाँ पे बात करी थी गोल्डन एल्गी और ड्रेसमिड को। ये देखो डाइएटम्स, सॉरी डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी को क्या किया था, इंक्लूड किया था। अब हमें क्या करना है, इस डाइएटम के बारे में थोड़ी सी आपके एनसीईआरटी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रही है। वो आप समझेंगे कि आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है। डाई एटम्स के बारे में क्या बताया गया है कि जो आपके डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स की जो सेल वॉल होगी, ये किसकी बनी होती है, ये सिलिका की बनी होगी। जो क्राइसोफाइट्स कौन से हैं, डाई एटम्स। अब डाई एटम्स की जो सेल हो किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि आपका यहाँ से नीट में क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल। दो थिन ओवरलैपिंग शेल है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। फिट टुगेदर मतलब कि ओवरलैप करके में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और क्या बना लेगी, एक सोप बॉक्स बना लेगी। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको कहने की कोशिश क्या कर रही है, तो डाई आइटम्स होते हैं ना, इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दो थिन लेयर से मिलकर, मतलब कि दो मोटी मोटी लेयर होगी। किस तरीके से, एक लेयर तो ये होगी, देखो ये लेयर होगी, और एक लेयर कुछ इस तरीके से। तो एक लेयर तो ये यहाँ पे होगी, ये वाली, और एक लेयर ये होगी यहाँ पे। एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी। और अभी अगर हम बात करें, ये लेयर जो है, ये जो लेयर है, ये लेयर बनी किसकी है, ये बनी है आपके सिलिका की। ये जो इसकी लेयर है, ये बनी किसकी है, सिलिका की। सिलिका को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, याद करके चलेंगे कि जो वॉल है इनकी किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो एक वॉल तो ये होगी, एक वॉल ये होगी, और ये दोनों वॉल एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। और ओवरलैपिंग करके ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि आपकी क्या होता है, सोप बॉक्स होता है, जिसमें आप साबुन रखते हो ना, साबुन की जो आपका वो बॉक्स होता है। अब देखो एक उसमें ढक्कन ऊपर होता है, एक नीचे होगा, बीच में हम उसमें अपना क्या करते हैं, सोप रखते हैं। सेम इसी तरीके से एक लेयर तो इसकी होगी, एक वॉल तो ये होगी, एक वॉल ये होगी, और बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है आपका डाई एटम्स होता है। कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा। और एक वॉल ऊपर है, एक वॉल नीचे है, बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे सोप बॉक्स, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे, और बीच में वहां पे क्या है, आपका सोप है। तो इसी तरीके से कंपेयर किया है एनसीईआरटी ने डाई एटम्स को, किससे, सोप बॉक्स से। चलिए ये लाइन तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है,
द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डाइएटम्स ओवर billions of years in their habitat is known as diatomaceous earth। कहने की कोशिश देखो क्या की जा रही है, डायटम्स कहाँ पाए जा रहे हैं, वाटर बॉडी में पाए जा रहे हैं। अब डायटम्स की जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। अब होता क्या है कि जब ये डायटम्स क्या कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मतलब कि इनकी डेथ हो जाएगी, मर गए, तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं समुद्र के बॉटम में। तो जैसे जैसे डायटम्स मरते जाएंगे, मतलब कि उनकी डेथ होती जा रही है, और जो डायटम्स की जो सेल वॉल है वो धीरे धीरे कहाँ पे डिपॉजिट होती जाएगी, आपके जो ओशियन होगा, जो मतलब कि वाटर बॉडी है उसके बॉटम में स्टोर डिपॉजिट होते जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, मतलब कि डिपॉजिट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, डायटम्स क्या हो रहे हैं, मर रहे, और मरने से इनकी जो लेयर है वो कई बिलियंस ईयर तक डिपॉजिट होती रहेगी उनके कहाँ पे, हैबिटेट में। अब इनकी जो वॉल है जो डिपॉजिट हो रही है बॉटम में, उस वाटर बॉडी के बॉटम में जो आपकी डिपॉजिट हो रही है जो उनकी सेल वॉल, उसी सेल मतलब कि सेल वॉल का जो डिपोजिशन होगा उसके डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, डाइएटोमेसियस अर्थ। मतलब कि देखो कितने टाइम की बात कर रहे हैं, बिलियंस, 2-4 दिन की तो बात नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर। तो यहाँ पे जब डाइएटम्स मरते रहेंगे, उनके जो सेल वॉल है डिपॉजिट होती रहेगी, तो वहां की जो अर्थ होगी उस अर्थ में किसका कंपोनेंट बढ़ जाता है, इसका डाइएटम्स का, सिलिका का बढ़ जाएगा। मतलब कि उस अर्थ में क्या होगा, सिलिका पाई जाएगी। तो इस वजह से उस अर्थ को, मतलब कि वहां की जो मिट्टी होगी उसको क्या बोल दिया जाएगा, डाइएटोमेसियस अर्थ बोल दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी आपको यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए भाई हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट। तो भाई बच्चों आप क्या बोलते हैं, जो हमारी डाइएटोमेसियस अर्थ है इसके बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे अभी देखो एक बार अगर मैं तुम्हें दोबारा बताऊँ क्या बोला था हमने, कि जो आपके डाइएटम्स होते हैं ये मरने के बाद इनकी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, सी में। तो डिपोजिशन के बाद जो वो वहाँ की जो अर्थ होगी जहाँ पे आपकी सिलिका मिक्स हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली से हमने क्या बात करी है, सेल वॉल किसकी बनी है, सिलिका की। तो सिलिका सारी की सारी स्टोर हो जाती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइएटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। आई होप आप इसको यहाँ तक समझ पा रहे हो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉप पॉइंट देख लेते हैं एनसीईआरटी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं। चलिए, दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। डाइएटम्स का हम कहाँ पे यूज करते हैं, पॉलिश करने में यूज करते हैं, ऑयल को फिल्टर करने में यूज करते हैं, और बहुत जगह सिरप में भी डाइएटम्स का क्या है, यूज किया जाता है। चलिए, डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। क्वेश्चन आपका आ जाएगा भाई साहब, तो आपको इस लाइन को यहाँ पे याद रखिए। क्या बोला जा रहा है कि डाइएटम्स को हम क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, किसका, ओशियन का। डाइएटम्स कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ओशियन में देखने को मिल रहे हैं, तो ये ओशियन का क्या हो जाएगा, चीफ प्रोड्यूसर हो जाएगा। चलिए भाई, आई होप आप यहाँ तक इस चीज को समझ पा रहे होगे। और बच्चों अगर आप चीजों को यहाँ पे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे कनेक्ट होंगे। आप बच्चे कौन से, आपके फ्रेंड्स। अब आपका बेनिफिट क्या होगा, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजोगे, आपका फ्रेंड भी इस वीडियो को देखेगा, वो इस चीज को पढ़ेगा, तो आप अपने फ्रेंड के साथ फिर क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को लेके थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो। और अगर डिस्कशन करोगे तो आपका टॉपिक और ज्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो आपका क्राइसोफाइट्स था उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात अगेन बता दूं, हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि जो आपके प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया है इन ग्रुप में। कौन कौन सा है, क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लेजिलेट है, यूग्लिनोइड्स है, और आपका सलाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोन। अभी तक हमने यहाँ पे किसको कवर कर लिया है, हमने यहाँ पे कवर कर लिया है बच्चों क्राइसोफाइट्स को। यहाँ पे हमने किसको कवर कर लिया, क्राइसोफाइट्स को। अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे डायनोफ्लेजिलेट को, फिर करेंगे यूग्लिनोइड को, स्लाइमोल्ड्स को और प्रोटोजोन को। मतलब कि हम इनको एक एक करके लेके चलने वाले। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में जो मैंने यहाँ पे बताया है, आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, क्या आपकी समझ में आ गया। अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे समझ में आ गया, तो अपना फीडबैक बच्चों जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कि आपको जो हमारी जो स्टडी प्रोवाइड कराने का ये जो मेथड है, जो हम तरीका अपना रहे हैं, क्या आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें एक बार
ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देंगे। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पे देख लेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, तो आपके प्रोटिस्ट है, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस। जो प्रोटिस्ट है, ये प्रोटिस्ट किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली, सेक्सुअली, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। मतलब कि आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, चले आप एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोटिस्ट है किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। अभी हमने जिक्र किया था कि जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों करते हैं, तो सेक्सुअली भी हो जाएगा, एसेक्सुअली भी हो जाएगा। आंसर शुड बी सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्मिड क्या है? ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, देखिए आपसे बनना है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी बी। प्लास्मिड क्या होते हैं आपके? ब्राउन एल्गी हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डाइएटम्स आर द, डाइएटम्स क्या है? डिकम्पोजर है, साइनोबैक्टीरिया है, चीफ प्रोड्यूसर है, या इनमें से क्या ये सब है? ऑल ऑफ दिस का मतलब यहाँ ये सब है। चलिए देखिए आंसर करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या बोल रहा था, डाइएटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। तो आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी, चीफ प्रोड्यूसर। डाइएटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर हो जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स इज मेड अप ऑफ। जो डाइएटम्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है, फॉस्फेट की बनी है, या फिर जिंक की बनी है? चलिए देखिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी बी। अभी हमने जिक्र किया था कि जो आपका डाइएटम्स होते हैं इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा इसके हो जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो आपका टॉपिक है वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम पहले क्या करेंगे, अपने जो हमने आज का पोर्शन लिया इसकी एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे, और एनसीईआरटी रीड करने के बाद फिर जो इसका बचा हुआ पोर्शन है फिर हम अपना कंटिन्यूस को करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमारा लेक्चर हो जाता है खत्म। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, हमने क्राइसोफाइट को कवर कर लिया है। क्राइसोफाइट की जो आपकी एनसीईआरटी है मैंने बता दी, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो बच्चों आपको लेक्चर कैसा लगा है? क्राइसोफाइट्स के बारे में आप चीजों को सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे, और इससे बेहतर इसके अलावा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको बायो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहे 11th में हो या आप नीट ड्रॉपर हो या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी है, आपका कोई भी डाउट आता है तो अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जो भी आप मुझसे पूछेंगे उसका मैं आंसर क्या तो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार मेरे को शेयर कीजिएगा। इट मीन्स आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो बच्चों इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।